हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6th सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के बारे में, जिसमें हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका नाम है आपका मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके यूनिट 1 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट यूनिट 1 के ये नोट्स हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो ये जो वीडियो है ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कि DO, SOL, NC वेब या फिर इग्नू से हैं और आपके पास सेम कोर्स या फिर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है मास कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में हमारा फर्स्ट पूरा का पूरा यूनिट है। तो व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन क्या है? तो मास कम्युनिकेशन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अ पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रकार का पब्लिक कम्युनिकेशन है। ठीक है, जिसमें हम बड़े स्तर पर लोगों के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। ये किस प्रकार का हो सकता है? अगर हम कोई चीज़ ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रिकली या फिर मैकेनिकली कोई भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन कहलाता है। मास कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग विद लार्ज ऑडियंस for the purpose of forming opinions, create awareness, social, ethical and cultural as well as political and economical issue। ठीक है, तो अगर हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसके कुछ रीजंस होते हैं करने के। पहला रीज़न क्या है? हमें जनता का क्या चाहिए? ओपिनियन चाहिए, जनता के विचार चाहिए। दूसरा, हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं। किन किन क्षेत्र में? सोशल, इथिकल, कल्चरल एज वेल एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में अगर हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो इसलिए हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। दूसरा, मास कम्युनिकेशन में जो मास शब्द है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? तो कैन बी डिफाइंड एज ए लार्ज, बड़े स्तर पर, लार्ज, हेट्रोजीनियस, असॉर्टेड, अनोनिमस एंड ऑडियंस। ठीक है, तो जो मास शब्द है उसका हम यूज़ करते हैं लार्ज, हेट्रोजीनियस, असॉर्टेड, अनोनिमस ऑडियंस के लिए। फिर आता है कुछ उदाहरण बताए गए हैं, जैसे कि आपने अगर FM सुना होगा तो आपने सुना होगा रेडियो मिर्ची, FM गोल्ड, FM रेडियो, ठीक है, रेनबो, तो ऐसे बताए गए। तो AIR, FM गोल्ड, AIR, FM रेनबो, रेडियो मिर्ची, दूरदर्शन, स्टार, जी, डिश नेट, टाटा स्काई, द लिस्ट ऑफ अनएंडिंग, ब्रेकिंग न्यूज़, फ्लैश, स्टिंग ऑपरेशन, लाइव कवरेज ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है? मास कम्युनिकेशन है। FM बड़े स्तर पर सुने जाते हैं। ठीक है, स्टार, जी, डिश नेट, टाटा स्काई, ये जो आप कह सकते हैं DTH यूज़ करते हैं अपने घरों में, ये बड़े स्तर पर लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है? मास कम्युनिकेशन होता है। दूसरा, ब्रेकिंग न्यूज़, फ्लैश, स्टिंग ऑपरेशंस जो होते हैं, लाइव कवरेज, क्रिकेट का अगर आप लाइव कवरेज देखते हैं तो एक साथ बड़े स्तर पर लोग देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन कहलाता है। The way we communicate has changed in the area of mass communication for the most people in the mass media। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन में जो आप कह सकते हैं कि ऑडियंस की जो संख्या है वो चेंज होती रहती है। अगर आपका करंटली क्रिकेट चल रहा है तो लोग क्रिकेट की तरफ ज़्यादा कहेंगे कि दबाव देंगे क्रिकेट देखने पे। ठीक है, अगर हम कह सकते हैं कि कोई भारत का कोई मैच चल रहा है या फिर उदाहरण के लिए कोई ऐसा मैच चल रहा है जिसमें लोगों को इंटरेस्ट है, तो क्या करेंगे? वहाँ पे दबाव ज़्यादा होगा देखने के लिए। तो ये एरिया के साथ साथ चेंज होता रहता है। फिर आता है, हम बात करें जो हमने शब्द यूज़ करे थे, लार्ज। लार्ज का क्या मतलब होता है? बाय द लार्ज, द वन मीन्स दैट वी कैन नॉट एग्जैक्टली काउंट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडियंस हाउएवर। ठीक है, तो लार्ज शब्द का मतलब है कि हम नंबर ऑफ मेंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, इतनी बड़ी संख्या में है। इट डजेंट मीन दैट मास मीन्स द इंटायर पॉपुलेशन एट द गिवन टाइम इन दिस सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो मास का ये मतलब नहीं होता कि जितने भी लोग हैं वो सब देख रहे हैं, नहीं, परंतु जितने देख रहे हैं उसके लिए हम लार्ज शब्द का यूज़ करते हैं। फिर आता है हेट्रोजीनियस। इट मीन्स दैट द ऑडियंस इंक्लूड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, द रिच, पुअर, फॉर्मर, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड अदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कास्ट एंड बैकग्राउंड। तो हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग क्या कर रहे हैं? मास कम्युनिकेशन में जुड़ रहे हैं। इसमें रिच, अमीर लोग भी हो सकते हैं, गरीब लोग भी हो सकते हैं, फार्मर, किसान भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, राजनेता, ठीक है, और भी अलग अलग कास्ट और बैकग्राउंड से आए हुए लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं? मास कम्युनिकेशन करवाते हैं। फिर आता है असॉर्टेड। बाय असॉर्टेड वन मीन्स दैट द ऑडियंस ऑफ मास मीडिया इज नॉट नेसेसरी लिमिटेड फॉर द पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो असॉर्टेड का मतलब क्या होता है कि वो लोग किसी एक पर्टिकुलर एरिया से नहीं आए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, अगर
करंटली भारत में आईपीएल चल रहा है, उदाहरण के लिए देखें तो पूरा भारत सहित विश्व के और भी देशों में आईपीएल देखा जाता होगा करंटली, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सब लोग भारत के ही हैं, नहीं, वेस्ट इंडीज़ में भी आईपीएल देखा जाता होगा, साथ में अमेरिका में भी अगर कोई होगा। तो पूरे विश्व में जो लोग देखते हैं आईपीएल, उनको अगर हम देखें तो वो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहते। तो वो क्या कहलाते हैं? असॉर्टेड लोग कहलाते हैं। बाय अनोनिमस, अनोनिमस का सिंपल सा मतलब है कि हम किसी भी लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कौन है और वो क्या देख रहा है। अनोनिमस का मतलब छुपा हुआ है। फिर आता ओरिजिन ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का जन्म कहाँ से हुआ? तो द टर्म मास कम्युनिकेशन इज अनयूजुअली कंसिडर्ड एट 20th century phenomena, as in the 20th century a lot of mass communication device as well as need have given rise to mass communication being one of the most dominated form of communication। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन जो शब्द है उसको अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा कि उसका जो शब्द है वो, उसका जो फिनोमिना है वो आया था 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में, ठीक है। और 20वीं शताब्दी में ही मास कम्युनिकेशन काफ़ी बड़े स्तर पर डोमिनेट कर रहा था, ठीक है, राज कर रहा था पूरे विश्व पर। किस लिए? कम्युनिकेशन करने के लिए, विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किसका यूज़ कर रहे थे? मास कम्युनिकेशन का यूज़ करा जा रहा था। अब मास कम्युनिकेशन में कई सारी चीज़ें आती है, हर वो चीज़ जो कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मास कम्युनिकेशन में आती है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, इंटरनेट पे अगर आप कुछ देख रहे हैं तो वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हो गया मास कम्युनिकेशन। पहला स्टेप आता है यहाँ पे, पहले स्टेप पे देखें, इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग एंड लेटर न्यूज़पेपर स्लो आफ्टर इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ बाय सैमुअल एफ बी मोरिस इन 1835 दैट मैसेज कुड बी सेंड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग कोड एंड इट्स मैसेज फास्टर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले इन्वेंशन हुआ पेपर का, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का, उसके बाद लेटर न्यूज़पेपर का भी इन्वेंशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? एक चीज़ बनाई गई जिसको हम टेलीग्राफ कहते हैं, ठीक है। किसके द्वारा बनाई गई थी? सैमुअल एफ बी मॉरिस 1835 में। तो इस चीज़ ने क्या करा, टेलीग्राफ ने क्या करा, वो एक मैसेज को कोड के रूप में चेंज करके बहुत लंबी दूरी तक बड़े कम समय में पहुंचा देता था। तो क्या हुआ? थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, इन्वेंशन को ज़्यादा डेवलप्ड किया गया। अब आप देख सकते हैं ये रेडियो और ये टेलीफोन है। सेकेंड स्टेप में आता है जब मैसेज थ्रू ह्यूमन वॉइस, ठीक है। दूसरे स्टेप में देखने को मिलेगा आपको कि मैसेज जो है उसको हम वॉइस, साउंड के रूप में भेज रहे हैं, किसके थ्रू? टेलीफोन के रूप में या फिर रेडियो के रूप में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या करा? यूजिंग वायर टू सेंड ह्यूमन वॉइस अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में वो सक्सेस पाली थी कि वो एक तार के थ्रू, वायर के थ्रू क्या कर सकते हैं? एक ह्यूमन वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह या फिर बड़ी लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। इन्वेंशन ऑफ रेडियो बाय मैरिकोनी इन 1901 में रेडियो का इन्वेंशन किया गया, विच मेड सेंडिंग ह्यूमन वॉइस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबली एंड अनफोल्डेड न्यूअर मीन्स द मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो क्या हुआ? रेडियो का इन्वेंशन हुआ 1901 में। उसके बाद आप कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर एक व्यक्ति की आवाज़ को बड़े स्तर पर भेजा जा सकता है, ठीक है। तो रेडियो का मतलब है कि जो ट्रांसमिट कर रहा है उसकी आवाज़ हर व्यक्ति सुन सकता है जिसके पास रेडियो है। तो क्या हुआ? ये मास कम्युनिकेशन कहलाया, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ें, ये है ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर है। इन 1947 द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था, मेड रेडियो द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ सेंडिंग वॉइस, ठीक है। तो रेडियो को आप कह सकते हैं कि बहुत मोस्ट पावरफुल बना दिया था ट्रांजिस्टर्स ने जब 1947 में उनका इन्वेंशन हुआ। उसके बाद आया टेलीविज़न। टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय वेरिड इन 1920, 1920 में वेरिड के द्वारा किसको बनाया गया था? टेलीविज़न का इन्वेंशन किया गया था। एंड टुडे वी कैन सी वीडियो एंड ऑडियो लिसन एट अ टाइम, ठीक है। तो आज हम क्या देख सकते हैं कि हम टीवी देख भी सकते हैं, वीडियो देख भी सकते हैं और ऑडियो सुन भी सकते हैं एट अ सेम टाइम। किसके थ्रू? टेलीविज़न के थ्रू। तो टेलीविज़न क्या है? मास कम्युनिकेशन का एक तरीका है। डिफरेंट काइंड ऑफ मास मीडिया। अब मास मीडिया की बात करें, मास कम्युनिकेशन में सेक्टर्स में बांटा गया है, कैटेगरी में चीज़ों को रखा गया है, ठीक है। जो रिटर्न है उन्हें फर्स्ट, जो इलेक्ट्रिकल है उन्हें सेकंड, जो इंटरनेट के थ्रू है उन्हें थर्ड, इस तरह से रखा गया है। तो देखें तो मास मीडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल नेचर। दे आर, पहले आते हैं प्रिंट मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड
पेरियोडिकल्स, बुक्स एक्सेट्रा आती हैं। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डर्स। और तीसरा आता है डिजिटल मीडिया, सीडी, रोम्स, डीवीडी एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़। ठीक है, तो 3 तरह से रूप में बांटा जाता है। पहले रिटन मीडिया, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थर्ड है डिजिटल मीडिया। अब नेचर की बात करें, नेचर ऑफ मास कम्युनिकेशन विद द ओपनिंग अप of satellite communication, mass communication has become inseparable part of human life। ठीक है, जब से विश्व में सैटेलाइट का निर्माण हुआ तो सैटेलाइट के थ्रू क्या हुआ, मास कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक चला गया। ठीक है, एक साथ बहुत बड़े स्तर पर कर सकते हैं कम्युनिकेशन। दूसरा, मास कम्युनिकेशन के बढ़ावे में अगर हम देखें तो सैटेलाइट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ मास कम्युनिकेशन इज़ वेरी रिसेंट एंड इट्स इनपुट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो हिस्ट्री है मास कम्युनिकेशन की वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, तो किसी देश के विकास में मास कम्युनिकेशन ने भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल एंड प्रमोशनल इन नेचर। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन का जो नेचर है वो डायनेमिक है, पर्सिव है, प्रैक्टिकल है एंड प्रमोशनल है। अब बात करें मास कम्युनिकेशन के नेचर बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन का जो नेचर है वो 3 एलिमेंट्स पे बेसिस करता है। नेचर ऑफ ऑडियंस, जो लोग सुन रहे हैं उनका ऑडियंस का नेचर किस प्रकार का है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है, कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस किस प्रकार का। और तीसरा, नेचर ऑफ कम्युनिकेटर, जो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है लोगों से उसका नेचर किस प्रकार का है। अब देखें तो पहला आता है नेचर ऑफ ऑडियंस। द ऑडियंस इन मास कम्युनिकेशन इज रिलेटिवली लार्ज, हेट्रोजीनियस एंड अनोनिमस। तो मास कम्युनिकेशन में जो ऑडियंस होती है वो बहुत बड़े स्तर पर होती है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों से आई होती है। और दूसरा, अनोनिमस होती है, कोई नहीं जानता कि कौन कौन मास कम्युनिकेशन में इस समय जुड़ा हुआ है। इन मास कम्युनिकेशन द साइज ऑफ ऑडियंस मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द मास कम्युनिकेशन एंड मेंबर्स टू इंटरेक्ट फेस टू फेस। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन में जो ऑडियंस का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो यही चीज़ क्या बनाती है, इम्पॉसिबल बनाती है हर एक व्यक्ति को आमने सामने बैठ के कम्युनिकेशन करने से, क्योंकि बड़े स्तर पर है। ठीक है, और लोग अलग अलग क्षेत्रों से सुन रहे हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं, तो क्या होता है कि हम फेस टू फेस बैठ के बात नहीं कर सकते। दूसरा, इन ऑडियंस टू बीइंग डाइवर्सिटेटेड ग्रुप एंड रिसीवर्स इन मास कम्युनिकेशन आर द मोस्ट पार्ट अननोन ऑफ द सोर्स। ठीक है, तो क्या होता है, मास कम्युनिकेशन में जो व्यक्ति सुन रहा है ना वो ये जानता है कि कम्युनिकेटर जो कि ट्रांसमिट कर रहा है चीज़ें वो कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, और ना ही वो ये जानता है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में कौन व्यक्ति रेडियो सुन रहा है। एक उदाहरण लेते हैं रेडियो का। ठीक है, तो अगर आप करंटली रेडियो सुन रहे हैं तो आपको कैसे पता होगा कि आपके अगल बगल के जो घर हैं वो भी क्या रेडियो सुन रहे हैं? नहीं, ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, यही एक उदाहरण है। और भी कह सकते हैं, आपको कैसे पता होगा कि आपके अगल बगल या फिर कौन से क्षेत्र में लोग टीवी पे कौन सा चैनल देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, अनोनिमस कहलाता है। और बड़ी संख्या होने के कारण ये पता लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस किस प्रकार का है, उसका नेचर। द एक्सपीरियंस इज पब्लिकली रेदर देन प्राइवेट बिकॉज द मैसेज आर नॉट एड्रेस्ड बाय पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड इट्स इंटेंडेड टू रैपिड कंजप्शन बाय लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप। अब क्या हुआ, यहाँ पे बताइएगा एक्सपीरियंस किस प्रकार का है कम्युनिकेशन का, तो ये पब्लिकली ज़्यादा है एट द प्लेस ऑफ प्राइवेट। ठीक है, देखें अगर हम तो मैसेज, अगर एफएम पे कोई मैसेज दिया जा रहा है तो वो मैसेज किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर कास्ट या फिर समाज के लिए नहीं है, वो मैसेज पूरे के पूरे जितने लोग सुन रहे हैं सबके लिए वो मैसेज है। तो क्या होता है, मैसेज को कंजप्ट किया जा रहा है बड़े स्तर पर लोगों के लिए। इट इज़ टेम्परेरी इन नेचर। ठीक है, तो ये एक टेम्परेरी नेचर होता है। फिर आता है नेचर ऑफ कम्युनिकेटर्स, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका नेचर किस प्रकार का है। तो द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट वर्किंग इन आइसोलेशन बट रेदर विद इन अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या है, जो सोर्स है कम्युनिकेशन का, जो सोर्स है वो वर्क नहीं करेगा अगर आप आइसोलेशन अकेले होंगे। ठीक है, अगर आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में है तो काम करेगा, परंतु अगर आप अकेले हैं तो काम नहीं करेगा। द मैसेज इट सेल्फ रिप्रेजेंट द एफर्ट्स ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगर कोई मैसेज एफएम पे दिया गया है तो वो केवल एक व्यक्ति की एक व्यक्ति के कार्यों से नहीं हुआ है, उस मैसेज को लाने के लिए काफ़ी लोगों का मेहनत लगी है। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल्स ने उस मैसेज को लाने में मदद करी है। उदाहरण के लिए बात करें अगर हम,
तो अगर हम ट्रैफिक को सुनते हैं, ट्रैफिक के बारे में सुनते हैं एफएम पे, तो ऐसा तो नहीं है कि जो एफएम पे ट्रांसमिट कर रहा है वो ट्रैफिक रोड पे बैठा हुआ, नहीं, वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, परंतु उस मैसेज को जिस व्यक्ति ने दिया है वहाँ पे उसने भी मदद करी, ठीक है, ट्रांसमीटर ने भी मदद करी, अलग अलग लोगों ने मदद करके वो मैसेज कहाँ तक, हम तक पहुँचाया। तो वो क्या कहलाता है, एक व्यक्ति का उसमें इंडिविजुअल हाथ नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों ने उसमें इटसेल्फ किया है। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, तो क्या है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। अब बात करें टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के टाइप्स की बात करें तो पहला आता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया सिंपल सी बात है, हर वो चीज़ जो कि प्रिंट होती है, ठीक है, और जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो क्या कहलाती है, प्रिंट मीडिया कहलाती है। द प्रिंट मीडिया कंप्राइज of those platforms that facilitate communication manually through written communication such as newspaper, books, journals etc. ठीक है, तो जो भी चीज़ प्रिंट होती है और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है क्या कहलाती है, प्रिंट मीडिया कहलाती है। इन अर्लियर टाइम्स when cinema and TV had not emerged, print media form were utilized to public the latest news and the happening as well as entertainment purpose। ठीक है, तो जब टीवी और सिनेमा का जन्म नहीं हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं उनकी इतना विकास नहीं हुआ था, तो उस समय न्यूज़पेपर का प्रयोग किया जाता था, मैगजीन्स का प्रयोग किया जाता था बड़े स्तर पर, किस लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, न्यूज़ के लिए, समाचार के लिए, और आसपास के क्षेत्रों में क्या हो रहा है इसके लिए न्यूज़पेपर का यूज़ किया जाता था। इवन इन द डिजिटल एज, ठीक है, वर्तमान में अगर हम डिजिटल एज में देखें, प्रिंट मीडिया हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स प्रोमिसेंस एज वी स्टिल cheers in morning newspaper with a cup of tea as well as find leisure in the reading favorite novels in the paper book format rather than through a screen। ठीक है, तो वर्तमान में भी जब इंटरनेट का समय है तो आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है टीवी पे न्यूज़ देखने के मुकाबले। ठीक है, वो लोग सुबह एक कप चाय के साथ न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं, तो कई लोगों की आदत है और उन्हें ये चीज़ पसंद है। वहीं पे एक और उदाहरण है कि आजकल आपको डिजिटल बुक्स, ई बुक्स जिन्हें हम कहते हैं, वो भी आ चुकी हैं मार्केट में। ठीक है, ई बुक्स आ चुकी है, परंतु वर्तमान में लोग आज भी नॉवेल्स को फिजिकल फॉर्म में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं एट द प्लेस ऑफ स्क्रीन पर देखने के। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया में हर वो चीज़ आती है जो कि हमें प्रिंट करके दी जाती है और जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक में मतलब हर वो चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज अ मीडिया दैट वन कैन शेयर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर द ऑडियंस व्यूइंग अनलाइक स्टैटिक्स मीडिया। प्रिंटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज अ ब्रॉडकास्ट ऑफ वाइडर कम्युनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर वो चीज़ आती है जो कि इलेक्ट्रिकली चलती है और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि हम जिसमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से, ये ब्रॉडकास्ट होता है बड़े लेवल पर। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर द थिंग्स सच एज टेलीविजन, रेडियो और द वाइड इंटरनेट। ठीक है, तो मीडिया में क्या आ सकता है, टेलीविज़न आ सकता है, रेडियो आ सकता है, इंटरनेट आ सकता है। ठीक है, इंटरनेट का भी प्रयोग तभी होगा जब हम कंप्यूटर पर यूज़ करेंगे, तो वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज एफिशिएंट वे टू कम्युनिकेट वन एंड अदर either by use of media device and network और a social media sources as television। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकली मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये हमारे काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि हम न्यूज़पेपर हर जगह ले जा सकते हैं या फिर बुक्स को हर जगह ले जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी इस क्षेत्र में मदद करती है। हमने एक फ़ोन रखा, उसमें हमारे में इंटरनेट चल रहा है, हम कहीं भी बैठ के बुक्स पढ़ सकते हैं, कहीं भी बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट सुन सकते हैं मैच का, न्यूज़ का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस क्षेत्र में तो आ गया है। such as television or the internet, these are few of many ways you can use electronic media for advantage। ठीक है, तो यही कुछ एडवांटेज है जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। देयर आर वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट ब्रॉडकास्ट अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टाइप्स आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपको जो ब्रॉडकास्ट चीज़ें होती हैं वो बड़े स्तर पर होती हैं। ठीक है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, किसी चीज़ का प्रमोशन करना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ही हो सकता है ज़्यादा स्तर पर। उदाहरण के लिए देखें, अगर आप टीवी देखते हैं तो जब एडवर्टाइजमेंट आता है, ऐड आता है, प्रचार आता है, ठीक है, तो उस समय क्या है, आपको किसी चीज़ को दिखाया जा रहा है जो कि आपको प्रमोशन किया जा रहा है उस चीज़ का आपके सामने कि आप उस चीज़ को परचेस करें। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जाता है। न्यूज़पेपर में भी आता है एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में, परंतु टीवी पर ये टीवी, इंटरनेट हो गया, रेडियो हो गया, इन सब चीज़ों को ज़्यादा दिखाया जाता है। अब बात करें टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और शॉप्स, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं हम जनरेशन्स, जो कि आप कह सकते हैं प्रिंट मीडिया के बारे में
या फिर मास कम्युनिकेशन के बारे में बताई गई हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में आता है इस हिसाब से कि सबसे पहले हम लिखते थे लेटर्स बाय राइटिंग, हाथ से लिखे जाने वाले इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। फिर हम आए कंप्यूटर पे राइटिंग ईमेल्स, हम ईमेल्स लिखते थे। उसके बाद SMS, फिर MMS, फिर ऑर्कुट, उसके बाद ट्विटर, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया साइट, और उसके बाद व्हाट्सएप, और फिर उसके बाद मैसेजिंग सर्विस जैसे कि स्काइप और व्हाट्सएप। ठीक है, तो शुरुआत में हम हाथ से लिखे हुए लेटर्स को सेंड करते थे लोगों को, उसके बाद हम ईमेल्स सेंड करने लगे, फिर SMS MMS पे आए, फिर आए ऑर्कुट पे, उसके बाद ट्विटर, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया मीडियम है मास कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि अगर आपने कोई एक ट्वीट करा है इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग किसी इन्फॉर्मेशन से, तो वो ट्वीट कई लोग और बड़े स्तर पर लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स, फिर व्हाट्सएप पर्सनल मैसेजिंग के लिए, और स्काइप पर्सनल मैसेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वी ऑल्सो हैव सीन रेडियो एज अ स्टाइल स्टेटमेंट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ टेप रिकॉर्डर। ठीक है, रेडियो आया, उसके बाद टेप रिकॉर्डर्स भी आए, फिर वॉकमैन, वॉकी टॉकी भी कह सकते हैं आप। ठीक है, टेलीविज़न आया, CD DVDs आई, फिर डाउनलोडिंग सॉन्ग्स, मूवीज़ एंड गेम्स इन आवर हैंड हेल्ड डिवाइसेस। फिर जो हमारे हाथ में डिवाइसेस हैं उनके लिए गेम्स भी आई, हम उनमें गाने भी डाउनलोड कर सकते हैं, मूवीज़ भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैन कवर लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ सेम टाइम। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े स्तर पर लोगों को कवर कर सकती है एट अ सेम टाइम, एक ही समय पर। अब आता है रेडियो। ठीक है, तो इट इज़ बिलीव्ड दैट मार्कोनी स्टार्टेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन 1896। ठीक है, तो मार्कोनी ने रेडियो पे जो ब्रॉडकास्टिंग है वो 1896 में स्टार्ट कर दी थी। थ्रू सम पीपल थिंक दैट बिफोर मार्कोनी, जगदीश चंद्र बोस इन कोलकाता हैज शोन द एग्जाम्पल ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग थ्रू ही डिडंट पेटेंट हिज एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि मार्कोनी से पहले भी जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता के अंदर रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करी थी। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, परंतु उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को क्या नहीं कराया? पेटेंट नहीं कराया। तो मार्कोनी के नाम पे ये क्या हुआ? पेटेंट हुआ बाद में। फ्रॉम देन वन अ जर्नी स्टार्टेड विच रेवोल्यूशनरीज्ड द वर्ल्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद जब रेडियो आया तो उसके बाद उसने काफ़ी बड़ी क्रांति ला दी मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया बिगिंस एज एन प्राइवेट वेंचर इन 1923 to 24। ठीक है, तो प्राइवेट वेंचर के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई थी 1923 से 24 में, व्हेन 3 रेडियो क्लब्स वर एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास। ठीक है, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता में 3 रेडियो स्टेशंस को एस्टैब्लिश्ड बनाया गया और शुरू कराया गया। It was in the year 1936 that the radio station was communized in Delhi and the Indian Broadcasting Service was named All India Radio। ठीक है, तो 1936 में सबसे पहले दिल्ली में और उसके बाद पूरे भारत में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से एक क्या हुआ? कम्युनिकेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें आप कह सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग चालू हुई पूरे ऑल ओवर इंडिया में। दिल्ली बिकेम द सेंटर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम देन ऑन विद इन इंडिया। ठीक है, तभी से दिल्ली क्या बन गया? ब्रॉडकास्टिंग का एक सेंटर बन गया पूरे इंडिया में। बट एट द टाइम इट वॉज द नेटवर्क ऑफ रेडियो वॉज लिमिटेड टू मेजर अनबर्न सिटीज़। ठीक है, तो वो पिछड़े इलाकों को कवर करने के लिए जो रेडियो स्टेशन थे वो उस समय काफ़ी कमज़ोर थे, क्योंकि वो उन एरियो तक नहीं जा सकते थे। इट वॉज 1939 दैट अ शॉर्ट वेव सर्विस कवर्ड द इंटायर कंट्री, and it was only after the independence of India the real progress happened in radio networking, and almost all concerns of India come under the network of All India Radio। ठीक है, तो 1936 के बाद से ही आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हुई रेडियो की काफ़ी बड़े स्तर पर हुई, और ऑल ओवर इंडिया ऑल इंडिया रेडियो के नाम से क्या चालू किया गया? ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज चालू की गई। तो आप वर्तमान में भी ऑल इंडिया रेडियो पे सुन सकते हैं। कोई भी अगर आपको न्यूज़ बताई जा रही, इंटरटेनमेंट के थ्रू कोई चीज़ दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है, तो ये सब आप वहाँ सुन सकते हैं। फिर आता है टेलीविज़न। ठीक है, जहाँ पे आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। द एज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन बिगिन इन 1962। 1962 में सैटेलाइट की एजेस चालू हुई थी, व्हेन द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्लियर बर्ड वाज लॉन्च्ड। ठीक है, तो अदर 2 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स स्टेलसेट्स एंड इंटरस्पंक्टर्स वर मेड ऑपरेशनली इन 1965-1971। 1965 में और 1971 में 2 सैटेलाइट्स और इंटरनेशनली लॉन्च की गई थी। इट इज़ आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ दीज सैटेलाइट्स
had horrific change happened in the world of communication, and from the then and the onwards march of television as a mass media started. उसके बाद क्या हुआ, 1965 और 1971 के बाद से ही टेलीविज़न पर आप कह सकते हैं कि टेलीविज़न पर जो आप चीज़ देखते हैं वो कहाँ से आती है, वो आती है सैटेलाइट के थ्रू। जो आपके यहाँ छतरी लगाई जाती है, डिश लगाई जाती है, वो सैटेलाइट से नेटवर्क लेके आपको टीवी पे जो चीज़ें देख रहे हैं वो दिखाई जाती हैं। तो ये क्या हुआ, 1965 और 1971 के बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में आई। वी सी दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव अर्थ स्टेशन। ठीक है, सारी की सारी जितनी भी देश है उन सब के पास अपने अर्थ स्टेशन है, विच आर लिंक्ड टू सैटेलाइट फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन विच हैज़ चेंज। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अर्थ स्टेशन क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह के लिए। द फेस ऑफ मास कम्युनिकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग द ऑप्शंस ऑफ पीपल स्विचिंग ऑन द टेलीविजन सेट अप देयर ओन टाइम एंड वॉचिंग थिंग्स विच कंसर्न दैम फॉर न्यूज़, इंटरटेनमेंट, मूवीज़, टू सॉन्ग्स, टू मैचेस प्लेड एवरीवेयर इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो किसके थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप इंटरटेनमेंट की कोई भी चीज़ देख सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, लाइव कवरेज सुन सकते हैं, मैच जो हो रहा है पूरे विश्व में कहीं भी मैच हो रहा है वो आप इंटरटेनमेंट टीवी के थ्रू देख सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ सैटेलाइट के जन्म के बाद। सैटेलाइट के जन्म के बाद ये सब में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो लोग अपना टाइम निकाल के क्या करते हैं, इन चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। मार्शल मैक्लियोना द मीडिया साइकोलॉजिस्ट देयरफॉर राइट सेज दैट it is after the introduction of communication satellite that the world has been transformed into a global village। जब से सैटेलाइट का जन्म हुआ और सैटेलाइट को इंट्रोड्यूस करा गया उसके बाद पूरा विश्व क्या बन गया, ग्लोबल विलेज बन गया। आप यहीं बैठे बैठे विश्व के कोई और भी सभ्यता को देख सकते हैं। ठीक है, आप यहीं बैठे बैठे अगर आपने आपके टीवी पे चैनल आते हैं अमेरिका के रिगार्डिंग, चाइना के रिगार्डिंग, पाकिस्तान के रिगार्डिंग, तो आप उन चैनल पर भी वहाँ की जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। तो क्या बन गया, ये एक ग्लोबल विलेज बन गया। अब आता है न्यू मीडिया। ऑनलाइन एंड डिजिटल मीन्स टू प्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मैसेज आर कॉल्ड न्यू मीडिया। ठीक है, तो न्यू मीडिया में हर वो चीज़ आती है जो कि ऑनलाइन है, डिजिटल है, जिसमें आप मैसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये क्या इसमें आता है, न्यू मीडिया में आता है। द टर्म इनकम्प्रेस कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस टर्म को कहाँ से लिया गया, या फिर आप कह सकते हैं कंप्रेस किया गया कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। इट इम्प्लाइज दैट use of desktop and portable computers as well as wireless and handy devices। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब वर्तमान में आप न्यू मीडिया को हर जगह यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर पर भी यूज़ कर सकते हैं, आपके जो हाथ में एक डिवाइस है, हाथ में जो फ़ोन है आप उस पर भी न्यू मीडिया को कवर अप कर सकते हैं। एवरी कंपनी इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व विद द न्यू मीडिया इन सम मैनर्स। ठीक है, तो जितनी भी कंपनियां हैं कंप्यूटर के इंडस्ट्री में उन सब ने न्यू मीडिया को आप कह सकते हैं अपनाया और उसको आगे बढ़ाने में मदद की। द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग इन डिजिटल वर्ल्ड इंक्लूड CD, रोम्स, DVDs एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़ लाइक वर्ल्ड वाइड वेब एंड ईमेल एक्सेट्रा। तो क्या हुआ, यहाँ पे कई सारी फॉर्म्स हैं डिजिटल वर्ल्ड की या फिर डिजिटल मीडिया की। ठीक है, कौन कौन सी है, CD, रोम, DVDs हो गया, इंटरनेट फैसिलिटीज़ होगी, वेबसाइट्स हो गई, ये सब किस में आती है, ये सब आती है न्यू मीडिया के अंतर्गत। अब आती है फंक्शंस ऑफ न्यू मीडिया। इंफॉर्मेटिव फंक्शंस का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि जो मास मीडिया है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो लिखित में हो, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो ई बुक्स के फॉर्म में हो। ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इंफॉर्मेटिव फंक्शंस। इंफॉर्मेटिव फंक्शंस ऑफ मास मीडिया का यहाँ सिंपल सा अर्थ है कि ये बताना है हमें कि जो मास मीडिया है वो किन किन क्षेत्रों में हमारी मदद करती है। ठीक है, हमें किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है। हमें एजुकेशन में मदद करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको आगे बता रखा है, एजुकेशन सेक्टर्स में भी है, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में भी है, और तो और सर्वेलेंस एंड एनवायरनमेंट। सर्वेलेंस का मतलब क्या है, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। आप इंटरनेट के थ्रू ही आप अपने कैमरा जो आपके घर में लगे हुए आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं आप टीवी पे न्यूज़ सुन के अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो ये सब क्या आती है, ये सब सर्वेलेंस और इन्वायरमेंट में आती है। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेज, ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को ट्रांसमिट करने के लिए भी काफ़ी बड़े स्तर पर किसका यूज़ किया जाता है, मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है।
तो ये है आपका आज का यूनिट। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको कवर जल्दी करूँगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँगा। अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इनके नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम के भी 2 लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।